हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। स्वागत है आपका मेरे चैनल। हम कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट एमसीक्यूज हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कॉमर्स में से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब पर हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। If the amount claimed by a consumer as a compensation is rupees 89 lakhs, the case under the Consumer Protection Act shall be filed with the। यानी कि फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है इसमें कि एक कंज्यूमर है जिसका 89 रुपीज लाख का एक कंपेंसेशन है, जिसको उसे एक केस के रूप में फाइल करना है। तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर यहाँ पर जो लेवल्स बताए गए हैं उनमें से किस लेवल्स में वो अप्लाई करेगा। ऑप्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, सेकंड है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, थर्ड है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स, अगर हम अभी अपने अमेंडमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जो भी 89 लाख रुपीस गिवन है, तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अमाउंट फिक्स किया गया है वो है 1 करोड़। तो इट मीन्स यहाँ पे 89 लाख का जो भी केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द जुडिकेशन ऑफ एमआरटीपी एक्ट। यानी कि फ्रेंड्स, एमआरटीपी कमीशन की जुडिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी चीज है जो फॉल नहीं करती है, लाई नहीं करती है। ऑप्शन है हमारे प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, थर्ड है प्रोविजन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और फोर्थ है हमारी रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो फ्रेंड्स, एमआरटीपी की फुल फॉर्म से अगर हमें पता हो तो उससे हम ये ऑप्शंस अपने इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। एमआरटी की फुल फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक की बात की गई है तो हमारा ऑप्शन जो है ये नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमारा ऑप्शन सेकंड भी नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये भी हम यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें तो इसके अंदर अप्लाई की ही गई हैं। यहाँ पर ये पूछा है कि कौन सी चीज यहाँ पे लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है हमारा रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, वो हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन के ऊपर यहाँ पे एमआरटीपी कमीशन के अंदर कुछ भी चीज नहीं बताई गई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। यानी कि जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है किसी भी बिजनेस का, उसमें से यहाँ पे कौन सी चीज है जो उसका पार्ट नहीं है। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, सेकंड है इकोनॉमिक सिस्टम, थर्ड है चेंजेस इन पेटेंट लॉज एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरमेंट की बात करें तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट की भी बात की जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम आएगा ही, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो पेटेंट लॉज में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेसेस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन। यानी कि लेसेस फेयर पॉलिसी जो है वो कौन अडॉप्ट करता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम ये जान लेते हैं लेसेस फेयर पॉलिसी क्या होती है। फ्रेंड, लेसेस फेयर पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो फ्री होते हैं। उनके ऊपर किसी तरह का गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी को लेके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक लेके, तो यहाँ पर वो फ्री होते हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अगर हम सोशलिस्ट की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। मिक्स्ड की बात करें तो भी गवर्नमेंट आएगा, ये भी गलत है। और कम्युनिस्ट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स चलते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाती है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट है रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स इम्पोज्ड ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री मीन्स। यानी कि किसी भी बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे अगर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल्स इम्पोज किए गए हैं और उसको रिलैक्स किया गया है, यानी कि उनको हटाया गया है, तो वो क्या है इसका मतलब।
लिबरलाइजेशन से मतलब है, प्राइवेटाइजेशन से मतलब है, ग्लोबलाइजेशन से मतलब है, या नन ऑफ दिस से मतलब है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी कंपनी या फिर किसी भी बिजनेस या इंडस्ट्री के ऊपर किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस है, कंट्रोल जो होते हैं उसको रिलैक्स किया जाता है, यानी कि कंट्रोल तो है लेकिन इतना कंट्रोल नहीं है कि वो अपनी किसी भी तरह की डीलिंग ना कर पाए, किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स ना कर पाए, तो वो हमारी कहलाती है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और जो भी ड्यूटीज होती हैं उनको कम कर दिया जाता है, और जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं उनको भी कम कर दिया गया है, जिससे कि अगर कोई पर्सन किसी अदर कंट्री के साथ डीलिंग करना चाहे तो डील कर पाए। तो इसका हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरिएबल सच एज एक्टिविटी दैट कॉजेज कॉस्ट ओवर अ गिवन टाइम इज, यानी कि कोई ऐसा वेरिएबल जैसे कि कोई एक्टिविटी जो कि किसी कॉस्ट, उसकी जो कॉस्ट आ रही है गिवन टाइम के ऊपर, उसका कारण है, तो वो क्या है? कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट बिहेवियर, कॉस्ट सेंटर, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, ये होता है कॉस्ट ड्राइवर के कारण, जिसको हम कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट डेट रिक्वायर्स ऑल लेवल्स टू वर्क फ्रॉम स्क्रैच इज, यानी कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट, बजट का वो कॉन्सेप्ट जिसके अंदर स्क्रैच से शुरू किया जाता है सारा काम, यानी कि अगर कोई भी बजट प्रिपेयर करना है किसी भी लेवल पर तो वहां पे स्क्रैच यानी कि स्टार्टिंग से किया जाता है। तो वो बजट कौन सा बजट होता है? फ्लेक्सिबल बजट, टोटल बजट, मास्टर बजट, या जीरो बेस्ड बजट? फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो यहाँ पे बजट की बात की जा रही है कि कोई भी बजट है जिसको आप कोई भी सिचुएशन आने पे चेंज करो। तो यहाँ पर अगर हम स्क्रैच से लें तो यहाँ पे कोई इसका मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टोटल बजट की बात करें तो टोटल बजट यहाँ पर हम बनाएंगे किसी और बजट की हेल्प से, यानी कि हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट के बजट हैं, उन सब की हेल्प से हमने एक टोटल बजट बना लिया। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। मास्टर बजट अगेन हमारा बात की जाती है डिफरेंट बजट्स को एनालाइज करने के बाद जो बजट बनाया जा रहा है वो मास्टर बजट है, तो ये भी गलत हो जाता है। अगर हम स्क्रैच की बात करें तो वो होता है जीरो बेस्ड बजट, नाम से ही पता चल रहा है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि स्क्रैच से। इसके लिए कोई भी बेस नहीं लिया जाता है, ये स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज, यानी कि फ्रेंड्स वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसके अंदर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट आता है, वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? तो फ्रेंड्स, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा 11। फ्रेंड्स, अगर आप अपने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने ये जो काउंटिंग स्टैंडर्ड हैं इनको भी आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, लैंड इज नॉट डेप्रिसिएबल असेट बिकॉज, यानी कि फ्रेंड्स लैंड डेप्रिसिएबल असेट नहीं है क्योंकि इट्स वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस, इसकी वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज होती रहती है। देयर इज नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसके लिए किसी भी तरह की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। लाइफ ऑफ लैंड इज अनलिमिटेड, जो लैंड की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड है, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लैंड की डेप्रिशिएबल ना होने का कारण जाने तो इसमें ये बोला गया है फर्स्ट ऑप्शन की इसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, जो कि हमने अपने घर में भी सुना होगा कि उस बिल्डिंग के या उस लैंड के प्राइस डाउन हो गए हैं, वहां की लैंड जो है अब उनके रेट जो है वो कम हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज इंक्रीज होती हैं, तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है, देयर इज नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, ये भी जरूरी नहीं है कि किसी भी लैंड में किसी भी तरह की मेंटेनेंस की जरूरत ना हो, तो ये ऑप्शंस भी गलत है। हमेशा हमारे लिए मेंटेनेंस की जरूरत होती है, हम उस पर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा वहाँ पे एज अ रिपेयर या फिर एज अ एक्सपेंस कुछ खर्च होगा। ऑप्शन थर्ड है हमारा, लाइफ ऑफ लैंड इज अनलिमिटेड। फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ लैंड इज अनलिमिटेड ये बिल्कुल करेक्ट है, तो हम ऑप्शन अपना थर्ड सही बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, क्योंकि कोई भी लैंड कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उस लैंड की जो लाइफ है वो खत्म हो गई है, हमेशा वो चलती रहती है। चाहे कितनी ही जनरेशन्स निकल जाएं लेकिन वो लैंड वहीं की वहीं ही रहेगी। तो अनलिमिटेड लाइफ होती है, इसलिए यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि लैंड की जो डेप्रिशिएबल असेट्स है वो कभी नहीं कैलकुलेट की जाती, या फिर लैंड की डेप्रिसिएशन कभी कैलकुलेट नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड इज, यानी कि जो लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है वो किस तरह की होती है? इनफाइनाइट, मोर देन वन,
लेस देन 1 या फिर इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स अगर हम लग्जरी गुड की बात करें तो उसकी जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं उसके फिर भी उसको हम परचेस करते चले जाएं। लेस देन 1 भी नहीं होगी, इक्वल टू 1 भी नहीं होगी, तो यहाँ पर होती है मोर देन 1। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज एट अ पॉइंट वेयर, यानी कि ऐसे कौन सा पॉइंट सिचुएशन है जहां पर हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होता है। जब हमारी एम आर इक्वल टू एम सी होगी, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, या फिर ये यहाँ पर है एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज की बात करते हैं तो ये तभी होगा जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। हमेशा ये याद रखना कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अगर इक्वल है तो वहाँ वो पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट का होगा, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो ये सिचुएशन हमेशा हमारी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप्ड बाय, यानी कि कोई भी कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था या डेवलप किया था। ई ए जी रॉबिन्सन है, जे एम कीन्स ने, एल रॉबिन्सन ने, या फिर अल्फ्रेड मार्शल ने। तो फ्रेंड्स कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल इनिशियली व्हेन एमपी राइजेस, यानी कि एमपी का मतलब होता है यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स अगर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो अगर हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी राइज होती है तो यहाँ पर हमारी टीपी की सिचुएशन क्या होगी, यानी टोटल प्रोडक्टिविटी की सिचुएशन क्या होगी। टीपी राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, टीपी राइजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, टीपी राइजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली, या फिर एपी राइजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम अपने एमपी की बात करते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि मोनोपोलिस्टिक चार्जेस मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस, यानी कि इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मोनोपोलिस्टिक चार्ज करती है मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस को, या फिर मोनोपोलिस्टिक ऑलवेज मेक प्रॉफिट, ही हमेशा प्रॉफिट बनाती है, या फिर मोनोपोलिस्टिक ऑपरेट्स ऑन एन इलास्टिक डिमांड कर्व, यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक ऑपरेट करती है इन इलास्टिक डिमांड कर्व पर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 4 वो सॉरी फर्स्ट हमारा राइट होगा, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक के अंदर हमेशा जो प्राइसेस होते हैं वो मैक्सिमाइज होते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो कंपनी होती है वो मोनोपोली अपनी क्रिएट करती है तो प्रोडक्ट के प्राइस क्या करती है मैक्सिमाइज कर देती है। तो यहाँ पर हमेशा उसके प्राइस जो है मैक्सिमाइज रहते हैं। नेक्स्ट है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है किसी भी कंप्यूटर की उसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट है, यानी क्या क्या होता है। इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, सेकंड है कंट्रोल यूनिट प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, थर्ड है कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज, या फिर थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा थर्ड, जो कि वेरी कॉमन है। यहाँ पर हम बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू के अंदर हमारा सीयू होता है जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, एएलयू होता है जिसको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, और पीएस होता है प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द सैंपल साइज इंक्रीजेस द सैम्पलिंग एरर, यानी कि अगर हमारा सैंपल साइज इंक्रीज होता है तो हमारा सैम्पलिंग एरर किस तरह का होगा। डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, या फिर नन ऑफ द अबव रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें सैंपल साइज इंक्रीज होने की तो हमारा जो सैम्पलिंग एरर है, अगर हम सैंपल साइज इंक्रीज करके चल रहे हैं तो सैम्पलिंग एरर इंक्रीज होने के चांसेस ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनफ हमारे पास वेरिएबल्स हैं हमारे रिसर्च करने के लिए।
रिमेन्स कांस्टेंट भी हमारा ऑप्शन गलत है और नन ऑफ दी गलत है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाता है, क्योंकि जितना सैंपल साइज हमारा इंक्रीज होगा उतने ही हमारी सैम्पलिंग एरर कम होगी। इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, यानी इनकम टैक्स एक्ट कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1956, 1 अप्रैल 1965। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है 1 अप्रैल 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर, यानी रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है? प्रीवियस ईयर से, असेसमेंट ईयर से, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रीवियस ईयर से डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कितने हेड्स होते हैं जिसके अंदर हम ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं? 6, 5, 4 या 3? फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, जो कि है 5। आपको पता होंगे कौन कौन से हेड है। फर्स्ट होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ होता है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, एंड हमारा जो लास्ट एंड फिफ्थ हेड होता है वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स मेड फॉर इनकम्स विच कैन बी कैलकुलेटेड इन एडवांस इज कॉल्ड, यानी ऐसी कौन सी डिडक्शन है जो कि इनकम जब हमें मिलती है तब वो एडवांस में ही काट ली जाती है, डिडक्ट कर ली जाती है? टीडीएस, पीएएस, एफएएस या एमएएस? फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, टीडीएस। ऑल द फॉलोइंग कर्व्स आर यू शेप्ड एक्सेप्ट, यानी कि फ्रेंड्स ऐसे कौन सा कर्व है जो कि यू शेप्ड नहीं है? यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो हमें ऐसा कर्व बताना है जो कि यू शेप्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, एएफसी कर्व। एएफसी कर्व फ्रेंड्स हमारा यू शेप कर्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो ये ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे टच करता है, ना ही वर्टिकल एक्सिस पे टच करता है, इसलिए हमारा ये यू शेप कर्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज, यानी कि मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है वो कौन सी सैम्पलिंग है? ऑप्शंस हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिलेक्टिव सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड आउटपुट यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की जो यूनिट है उसमें कौन से जो इनपुट है वो जो आउटपुट की तरह कंसिडर किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, डैट एंड सीडीज, प्रिंटर, वीडियो डिस्प्ले यूनिट या फिर माइक्रोफिल्म? तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रिंटर है वो आउटपुट की तरह यूज किया जाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स, यानी कि जो फ्रेंड्स अथॉरिटी की जो प्रोसेस होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रोसेस, उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शंस हैं ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, ट्रांसफर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ट्रांसफर ऑफ की मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, वो कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांसफर दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉर्ट एनालिसिस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल फंक्शन, यानी कि जो सॉर्ट एनालिसिस जो है वो किस मैनेजरियल फंक्शन में यूज की जाती है? ऑप्शन है हमारे ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेटिंग या फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, शॉर्ट एनालिसिस हमेशा डिसीजन मेकिंग में यूज की जाती है, क्योंकि कभी हम बिजनेस में किसी भी तरह का डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है एंड थ्रेट्स क्या है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम अपने गोल को डिसाइड कर सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि अब हमें किस तरह से अपनी जो भी थ्रेट्स हैं उस तरह किस तरह से उनको रिमूव करना है, किस तरह से हमें अपॉर्चुनिटी को लेना है, ये सारी चीजें हम उसी के बेसिस पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फंक्शन है? ऑप्शंस है फिक्सिंग प्राइसेस, कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन, प्रमोशनल एक्टिविटीज, यानी कि वो फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव।
तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जो कि है प्रमोशनल एक्टिविटीज। क्योंकि फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हमेशा प्रमोशनल एक्टिविटीज की बात की जाती है, क्योंकि अगर हमें ज्यादा प्रमोशन कराना पड़ेगा तो हम ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हम उसी तरह का लेंगे। लेकिन अगर हमें प्रमोशनल एक्टिविटीज हमारी इतनी नहीं है तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हम इस तरह का नहीं लेंगे, या फिर जो लॉन्ग प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। डिपेंड करता है कि हमारे किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइन कवर्स, यानी कि जो प्रोडक्ट लाइन है वो क्या कवर करती है? जनरल रिटेलर, वन प्राइस रिटेलर, डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 जो कि है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिवरेज रेशियो, यानी कि इनमें से कौन सा लिवरेज रेशियो नहीं है? ऑप्शंस हैं टोटल डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या फिर क्विक रेशियो। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्विक रेशियो हमारा लिवरेज रेशियो नहीं है। नेक्स्ट है पेबैक पीरियड मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि पेबैक पीरियड मेथड जो है उसको क्या कहा जाता है? पे आउट मेथड, पे ऑफ मेथड, पेबैक मेथड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, पे बैक मेथड कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है मैनेजमेंट की वो किससे एसोसिएटेड है? अब्राहम मैस्लो से, एल्टन मायो से, पीटर ड्रकर से या फिर फ्रेडरिक हेजबर्ग से। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ये एल्टन मायो से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रिशन इज रिलेटेड टू, एट्रिशन जो है वो किससे रिलेटेड है? जॉब डिस्क्रिप्शन से, जॉब इवेल्युएशन से, रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन से या फिर प्रमोशन से। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा जो हमारी जॉब एट्रिशन जो होती है वो हमारी रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनलाइज्ड न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज लेटर मर्ज्ड विद, जो नेशनलाइज्ड न्यू बैंक ऑफ इंडिया है वो लेटर यानी बाद में किस में मर्ज हो गई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, पंजाब नेशनल बैंक में या कैनरा बैंक में। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, ये मर्ज हो गई थी पंजाब नेशनल बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन इंडिया, यानी कि इंडिया में फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा सेटअप हुआ? इडबी, आईसीआईसीआई, आईआरबीआई या फिर आईएफसीआई। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है आईएफसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑप्शन इज नॉट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो कौन सा सेक्शन है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का नहीं है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट या फिर लॉस अकाउंट। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऑप्शन नहीं है या फिर सेक्शन नहीं है। नेक्स्ट है विच कॉन्फ्रेंस हैड गिवन बर्थ टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो कौन सी कॉन्फ्रेंस है जिसने बर्थ दिया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को? ऑप्शंस हैं उरुगे राउंड कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस या फिर शिमला कॉन्फ्रेंस। तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम आईएमएफ भी बोलते हैं उसको जन्म दिया था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ने, जो कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट अकाउंट, relevant cost, decision making, valuation of share, purchase of a company, break even analysis, margin of safety। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट अकाउंट। ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें से कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो फ्रेंड्स लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स इसमें से जो हमारा ऑप्शन है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिस्टम अकर फर्स्ट, यानी कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फर्स्ट टाइम अकर हुआ था? लेसेस फेयर सिस्टम, सोशलिज्म, कम्युनिज्म
या फिर कैपिटलिज्म। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए लेसेस फेयर सिस्टम हमारा फर्स्ट टाइम अकर हुआ था सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेशनल इनकम में भी डिटरमाइंड थ्रू, यानी कि नेशनल इनकम है वो किससे डिटरमाइन की जाती है? इनकम अप्रोच से, एक्सपेंडिचर अप्रोच से, प्रोडक्टिविटी अप्रोच से, या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये डिटरमाइन की जाती है ऑल ऑफ द अबव। आप इनकम के थ्रू भी डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर से भी, या फिर टोटल प्रोडक्टिविटी को देखकर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज डिफाइंड एज, यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मीन, या फिर एवरेज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, या फिर इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, या फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, यानी कि जो भी मीन निकल कर आएगा उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का उसका मतलब होता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, यानी कि इसमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस एथिक्स में? फर्स्ट आता है बिजनेस एथिक्स इज अ डायनामिक फिलॉसफी, सेकंड आता है बिजनेस एथिक्स इज बेस्ड ऑन मोरल वैल्यू, थर्ड आता है बिजनेस एथिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कल्चर वैल्यू, या फिर फोर्थ है हमारा बिजनेस एथिक्स इज नॉट इंस्पायर्ड बाय सोशल वेलफेयर। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसमें ये लिखा गया है कि जो सोशल एथिक्स हैं वो सोशल वेलफेयर से इंस्पायर्ड नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सारे एथिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे सोशल वेलफेयर से इंस्पायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स इन्वॉल्व्स, यानी कि जो सेल्स फोर्स है उसका मैनेजमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सिलेक्शन ऑफ सेल्समैन, रेम्युनरेशन टू सेल्समैन, ट्रेनिंग ऑफ सेल्समैन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सेल्स फोर्स के मैनेजमेंट में आप सिलेक्शन भी करेंगे सेल्समैन का, सेल्समैन की रेम्युनरेशन की भी बात होगी और सेल्समैन की ट्रेनिंग की भी उसके अंदर बात की जाएगी। तो ये सारी चीजें ही सेल्स फोर्स के मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी गवर्निंग एंड रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ऐसी कौन सी परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है गवर्नमेंट की जो कि गवर्न करती है और रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को? जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जाती है तो उसमें रेगुलेट करती है। ऑप्शंस हैं गैट, एग्जिम बैंक, डब्ल्यूटीओ, या फिर आईएमएफ। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ हेल्प करती है जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उसमें वो रेगुलेट करती है, उसको गवर्न करने होती है, और जो भी किसी भी तरह की कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की बात होती है तो डब्ल्यूटीओ वो करती है। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स, यानी कि यूनियन बजट में फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब है? ऑप्शन है हमारे द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड इनकम, नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स। सेकंड ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू। थर्ड ऑप्शन है द सम ऑफ मोनेटाइज डेफिसिट एंड बजटरी डेफिसिट। फोर्थ ऑप्शन है नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। फ्रेंड्स जब भी डिफरेंस की बात की जाएगी करंट एक्सपेंडिचर और करंट रेवेन्यू में तो वहां वो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। यहाँ पर ये लोग क्या बात कर रहे हैं? बजटरी डेफिसिट और नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स। फ्रेंड्स यहाँ पे ये सिर्फ बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम ऑल करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू सबकी बात करते हैं। यहाँ पर भी ये मोनेटाइज डेफिसिट और बजटरी डेफिसिट की बात कर रहे हैं जो कि रॉन्ग है, और यहाँ बात कर रहे हैं नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट। नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जो कि बोरोइंग से ही रिलेटेड है, तो ये भी गलत है। फिस्कल डेफिसिट में हम करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू की बात करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव ग्रोथ विद इक्विटी, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि हेल्प करता है हमारा ग्रोथ विद इक्विटी में। तो ये किसका ऑब्जेक्टिव था? ये 9th प्लान का था, 10th प्लान का था, 8th प्लान का था, यानी या फिर 7th प्लान का था? तो फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्टिव था हमारा 9th प्लान का, जो हम 9th 5-year प्लान था ये उसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द स्फीयर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ, यानी कि जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है फॉरेन एक्सचेंज का, उसका इंट्रोडक्शन क्या था, वो किसका था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2005 to 6 का था, या फिर एग्जिम बैंक का था? तो फ्रेंड्स ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफर्स टू, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो क्या बताती है? द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स एंड देयर एक्सपेंशंस, या फिर रिमूव द स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन administrative infrastructure related impediments to the efficient functioning of a market oriented company, the culmination of liberalization program, increase the efficiency of public sector undertakings। तो फ्रेंड्स अगर हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो ऑप्शंस 2 जो है हमारा वो राइट है, क्योंकि इसमें ये बात कर रहा है जो भी स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल होते हैं उसको रिमूव करता है, फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, और साथ ही साथ ये इफिशिएंट फंक्शनिंग की बात करता है जो कि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो सारी फीचर्स भी हम बोल सकते हैं वो सारे हमारे इस पॉइंट में कवर होते हैं। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द कस्टमर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका कौन कस्टमर होगा? मैनेजर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स या कंज्यूमर्स? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए जो कि है मैनेजर्स। मैनेजर इसका ओनर होगा, सॉरी कस्टमर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो इसमें से कौन सा है? प्राइस अर्निंग रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है एवरेज कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? तो फ्रेंड्स कैश इक्विवेलेंट जो है उसका मतलब बैंक बैलेंस से है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज से है, इन्वेस्टमेंट से है या फिर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर से है? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 जो कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज होती हैं जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, वो हमारे कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं। यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज या ऐसी एसेट्स जो कि इजीली कन्वर्टेबल हों, जो शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाएं कैश में, वो हमारी कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं। ये मेनली जो होती हैं वो मोर देन 1 ईयर की होती हैं, सॉरी लेस देन 1 ईयर की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ, यानी कि जो प्रॉफिट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के द्वारा जो कैलकुलेट किया जाता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के द्वारा, उन दोनों में क्या डिफरेंस किसके द्वारा होता है? कैपिटल एंड रिजर्व के द्वारा, ओपनिंग स्टॉक के द्वारा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के द्वारा या क्लोजिंग स्टॉक के द्वारा? तो फ्रेंड्स वो होता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के द्वारा डिफरेंस आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, यानी कि फोरकास्टिंग डिमांड का इसमें से कौन सा मेथड नहीं है? ऑप्शंस हैं कलेक्शन ओपिनियन मेथड, टोटल आउटले मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड या कंट्रोल्ड ओपिनियन मेथड? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 ये है टोटल आउटले मेथड। नेक्स्ट है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, जीरो होगी या नेगेटिव होगी? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन हमारा 2। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी हमारी वहां पे डिक्रीज जाएगी। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 2, ये हमेशा हमारी डिक्रीज होगी। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है? ऑप्शंस हैं प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली आफ्टर दे आर फुल्ली पेड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम तभी किए जा सकते हैं जब वो फुल्ली पेड होंगे। सेकंड है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम बाय कन्वर्जन इनटू शेयर न्यू शेयर्स, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीम किए जाते हैं न्यू शेयर्स में कन्वर्ट करके। थर्ड ऑप्शन है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, यानी कि
डिवेंचर को कैंसिल करने से जो प्रॉफिट हमारा निकल कर आएगा वहीं से हम जनरल उस जो प्रॉफिट होगा उसको हम जनरल लेजर में ट्रांसफर करते हैं, या फिर हमें हमारा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन बात कर रहा है कि फुल्ली पेड होंगे तभी प्रेफरेंस शेयर रिडीम होंगे, तो बात सही है। और यहाँ पर जो हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है इसको न्यू शेयर में कन्वर्ट करके भी रिडीम किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन थर्ड यहाँ पे जो दिया हुआ है वो यहाँ पे सही नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल, यानी कि इसमें से कौन सी हमारी शेयर कैपिटल से डिडक्ट होती है पेड अप कैपिटल निकालने के लिए, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर बोनस। तो फ्रेंड जब भी हम अपने किसी भी शेयर कैपिटल को डिडक्ट करते हैं पेड अप कैपिटल निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम जो डिडक्शन करते हैं वो करते हैं कॉल्स इन एरियर का, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर इज टू बी ट्रांसफर टू, यानी कि जो रीइश्यू करते हैं हम शेयर उस पे जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, कैपिटल में या बैंक अकाउंट में। तो फ्रेंड्स जब भी हम अपने प्रॉफिट को रीइश्यू वो हमारे शेयर रीइश्यू करने पर जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर हम कैपिटल रिजर्व में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है क्योंकि कैपिटल रिजर्व में जाता है एज अ शेयर कैपिटल रिजर्व करके। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हेन देयर आर वन और मोर लिक्विडेशन एंड नो फॉर्मेशन दिस इज नोन एज, यानी कि जब हम एक या दो कंपनियों का लिक्विडेशन करते हैं और उसके बाद कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है कंपनी का, तो वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन, अमलगमेशन, मर्जर या फिर न्यू फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स अमलगमेशन में क्या होता है, दो या दो से कंपनियां मिल जाती हैं और वो न्यू फॉर्म करती हैं। मर्जर में दो कंपनियां मर्ज हो जाती हैं जिसमें एक की एंटिटी बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ना हमारा ऑप्शन ये सही है ना ये सही है, और न्यू फॉर्मेशन की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक हमारा सही होगा, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जब दो या दो से अधिक कंपनियां लिक्विडेट हो जाती हैं और कोई भी कंपनी न्यू फॉर्म नहीं होती है, मतलब कंपनी ही फॉर्म नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज जनरली रिसोर्टेड टू राइट ऑफ, यानी कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है हमारा वो जनरली कहाँ से राइट ऑफ किया जाता है, रिटेन अर्निंग से, जर्नल प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट या फिर कैपिटल रिजर्व। तो यानी फ्रेंड्स जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन किसके थ्रू किया जाता है, तो फ्रेंड्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा वो किया जाता है हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ गिवन नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये गलत होगा, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आप ऑप्शन एक लिख लीजिएगा, ऑल ऑफ नन ऑफ दीज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि ये ऑप्शंस ये सारे ही ऐसे हैं जो कि इसके लिए फिट नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नन ऑफ दी। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का है और ये एक इस तरह का क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को इनका मार्क्स मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका वैसे होगा एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड फिक्टिशियस असेट्स जो होती हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए किए जाते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इसका अगर ऑप्शन गिवन होगा नन ऑफ द अबव, तो वहां पे आपको उसको टिक करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गेयरिंग रेशियो डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि जो गेयरिंग रेशियो जो है हमारा वो हमारा क्या डिनोट करता है, किसके बीच रिलेशन, डिवेंचर और शेयर कैपिटल के बीच, एसेट्स एंड कैपिटल के बीच, लोन एंड कैपिटल के बीच, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड या लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स के बीच। तो फ्रेंड्स गियरिंग रेशियो ऑलवेज हमारा जो रिलेशनशिप बताता है वो बताता है हमारा एसेट्स एंड कैपिटल के बीच, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, यानी कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो हमारे रिडीम हो सकते हैं इफ दे आर पेड नॉट लेस देन 50% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि जो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है उसके 15% से कम नहीं होंगे पेड, तब वो रिडीम किए जा सकते हैं, या फिर ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड, यानी कि जब वो फुल्ली पेड होंगे, या फिर
इफ दे आर पार्टली पेड, यानी कि अगर वो पार्टली पेड होंगे, या फिर ओनली इफ दे आर इश्यूड एट प्रीमियम, या फिर अगर वो इश्यू होंगे प्रीमियम पे तभी वो रिडीम किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। किसी भी शेयर को हम तभी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं जब वो फुल्ली पेड होंगे। अगर वो पार्टली पेड हैं तो वो हम उसको नहीं कर सकते, अगर वो फुल्ली पेड हैं तभी उसको रिडीम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैव टू बी मेड टू रिसीव कॉल इन एडवांस, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम कॉल इन एडवांस को रिसीव कर सकते हैं। इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड होगा तब कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए तभी हम कॉल इन एडवांस रिसीव कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड जो है उसको अप्रूव करे तभी हम कर सकते हैं। या फिर इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, यानी कि जो आर्टिकल्स है हमारे कंपनी आर्टिकल्स वो हमें ऑथराइज्ड करें तभी हम इनको कॉल इन एडवांस को रिसीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉल इन एडवांस के लिए कंडीशन होती है, ये हम तभी रिसीव कर सकते हैं जब हमारे आर्टिकल्स इसको ऑथराइज्ड करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि अब हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कॉल इन एरियर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल, यानी कि जो कॉल इन एरियर जो होता है वो हमारा पेड अप का पार्ट नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट फ्लेक्सिबल रेट, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल रेट पर डिविडेंड रिसीव करते हैं। या फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, कॉल इन एरियर पेडअप का पार्ट होता है, ये सही है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। एक ऑप्शन है जो यहाँ पे इनकरेक्ट है, वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 2, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्लेक्सिबल रेट पे डिविडेंड नहीं देते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट पे दिया जाता है। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल रेट नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारा, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कंपनी शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बोथ ए एंड बी, यानी या नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जा रही है फ्रीली ट्रांसफरेबल की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं उसको फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शेयर्स कैन बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट ओनली आफ्टर ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि फ्रेंड्स, जो शेयर्स हैं हमारे उनको हम इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे कमेंसमेंट के कितने साल बाद, 1, 1.5, 2 या 2.5। तो ऐसे कितने साल हैं कमेंसमेंट से कंप्लीट होने पर हम अपने शेयर को इश्यू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर है 1। कमेंसमेंट होने के 1 साल के बाद हम अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी शोन एज रिजर्व, यानी कि ऐसा कौन सा आइटम है जिसको हम एज अ रिजर्व शो नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर रहे हैं ये कि हम ऐसा रिजर्व को शो नहीं कर सकते आइटम को एज अ रिजर्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि फ्रेंड्स कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व की तरह शो किया जाता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व भी एक रिजर्व है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी एक रिजर्व होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो रिजर्व होता है जब कोई भी शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम वो कोई भी शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया जाता है, तो जो भी प्रीमियम रिसीव होता है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से उसको शो किया जाता है। तो ये भी एक तरह का रिजर्व है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इफ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी शुड बी रिफंडेड विद इन नाउ मेनी डेज,
फ्रेंड्स, अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जो एप्लीकेशन मनी है अगर वो रिसीव नहीं हुई है तो हमें अब कितने दिन के अंदर अपने पैसों को रिफंड कर देना है? 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज या 13 डेज? तो फ्रेंड्स, अब जो डेट फिक्स की गई है वो है यहाँ पे 10 डेज। आपको 10 डेज के अंदर वो सारे मनी जो भी आपके पास आई है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव नहीं किया है तो आपको 10 डेज के अंदर वो सारे मनी को रिफंड करना है शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश एंड द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड विद डैश। यानी कि फ्रेंड्स, जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट की जाती है। किस अकाउंट के साथ वो आपको यहाँ फिल करना है, और किस अकाउंट के साथ वो क्रेडिट की जाती है वो आपको यहाँ फिल करना है। तो ऑप्शंस हैं, कॉल्सिल एन ईयर्स ऑफ शेयर फॉरफिटेड अमाउंट यहाँ पर आएगा, या फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स फॉरफिटेड। सेकंड है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड, या फिर अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिटेड। थर्ड ऑप्शन है कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, या फिर कॉल्स इन एरियर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। थर्ड ऑप्शन है पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड, या फिर कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड। तो ये इनके ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो वो हम कैपिटल करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल से, यानी कि वो शेयर जो भी हमने फॉरफिचर किए हैं उस पर हमने कितनी कॉल्ड अप कैपिटल यानी कितनी कैपिटल हमने मांग ली है वो अमाउंट यहाँ आएगा, और क्रेडिट करेंगे उस पर हमारे कितना अमाउंट हमने रिसीव कर लिया है वो अमाउंट यहाँ आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट टेकन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि ऐसा कौन सा आइटम है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता है? ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, या फिर प्रपोज डिविडेंड। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर सभी तरह के रिजर्व्स, डिविडेंड्स एंड हमारी शेयर कैपिटल जो होती है और हमारी जो कैपिटल है नॉर्मल जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो यहाँ पे शो की जाती है। तो फ्रेंड्स, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो यहाँ पे आइटम नहीं इंक्लूड होगा वो होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द एक्सेस ऑफ नेट असेट्स ओवर कंसिडरेशन पेड इज कॉल्ड। यानी कि फ्रेंड्स, नेट असेट्स एक्सेस में है ओवर कंसिडरेशन पेड, यानी कि जो कंसिडरेशन हमने पेड किया है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या टर्म वहां हम यूज करते हैं? ऑप्शन है हमारे कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर गुडविल। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारी नेट असेट्स की जो अमाउंट है वो एक्सेस में है कंसिडरेशन पेड करने से, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ पे टर्म यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा कैपिटल रिजर्व। यानी कि वो टर्म जो भी हमने यहाँ पे जो कंसिडरेशन पेड किया है उसके एक्सेस में अगर हमारे पास नेट असेट्स बचता है तो इट मीन्स वो हमारा कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है? कितनी कंपनीज हैं? 1, 2, 3, अनलिमिटेड। यानी कि फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेगी तो उसको कितनी कंपनी के साथ मर्ज होना पड़ेगा, मतलब कितनी कंपनियों के साथ उसको ये प्रोसेस करनी होगी? तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस 1 कंपनी के साथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, उसको खुद की जो स्ट्रक्चर उसने कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया है उसमें उसको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उसको किसी अदर कंपनी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही अपने अकाउंट्स को, अपने असेट्स, लायबिलिटीज को मैनेज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नो कंपनी कैन बाय इट्स इक्विटी शेयर इफ। यानी कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती अपने इक्विटी शेयर यदि पार्टली कॉल्ड अप शेयर हो, पार्टली पेड अप शेयर हो, डिफॉल्टिंग कंपनी हो, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं करेगी अपने शेयर यदि वो पार्टली पेड होंगे, पार्टली पेड कॉल्ड शेयर होंगे और पार्टली पेड शेयर होंगे, डिफॉल्टिंग कंपनी होगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगर ये सारी सिचुएशन होंगी तो कोई भी कंपनी बाय बैक नहीं कर सकती अपने शेयर को, उसको फुल्ली पेड अप होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्रेट रिजर्व्स में बी क्रिएटेड बाय। यानी कि सीक्रेट रिजर्व कहाँ से क्रिएट किया जाता है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज ओनली,
अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ओनली, ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ओनली, या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका अगर हम आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन, क्योंकि कोई भी कंपनी सीक्रेट रिजर्व तभी प्रिपेयर कर सकती है जब उसका ओवर वैल्यूएशन होगा लायबिलिटीज का और अंडर वैल्यूएशन होगा असेट्स का। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंपनी कैन बाय बैक, एक कंपनी बाय बैक कर सकती है पार्टली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर, पार्टली पेड अप शेयर, या फिर नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स अभी हमने ये डिस्कस भी किया था, कोई भी कंपनी बाय बैक तभी कर सकती है जब वो फुल्ली पेड शेयर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर चार्ज टू, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं कहाँ पर, असेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के असेट साइड में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, नॉट चार्ज टू बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट में चार्ज नहीं किए जाते हैं, या फिर नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज लायबिलिटी साइड चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि एक लायबिलिटी होती है जो कि कंपनी को देनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है जो कि पहले वो नहीं पे कर पाया था, इस टाइम उसने पे करी है। ठीक है, तो ये लायबिलिटी साइड आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स, यानी कि लायबिलिटीज के जो बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होती है उसमें क्या क्या आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ओनर्स फंड, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये सारे ही आइटम्स जो होते हैं वो लायबिलिटी साइड में शो किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल आंसर था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरह ट्रीट किए जाते हैं, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमने अभी एडवांस में पे कर दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी एज अ करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ टाइम की होती है, ये हम लॉन्ग टर्म तक इसको नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एम्स एट असर्टेन, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है उसका एम होता है क्या असर्टेन करना, प्रोडक्ट की कॉस्ट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर सेलिंग प्राइस। तो फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एम होता है वो होता है कॉस्ट को असर्टेन करना कि किसी प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इज रिपोर्टिंग टू, यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंट का जो पर्पस है वो रिपोर्ट करना है किसको, मैनेजमेंट ओनली यानी मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट ओनली यानी गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर ओनली यानी इन्वेस्टर को, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है कि फाइनेंशियल अकाउंट का जो पर्पस है किसको रिपोर्ट करना है, तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिर्फ मैनेजमेंट ओनली, गवर्नमेंट ओनली या फिर इन्वेस्टर नहीं कह सकते, इसका काम होता है इन सभी पार्टी को रिपोर्ट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिकॉज ऑफ, यानी कि अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस जो होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करते, उसका क्या पर्पस है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है ये कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट पर है, या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। तो फ्रेंड्स इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारा मनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिससे बताया जाता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि मनी में मेजर किए जाते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि मनी में मेजर नहीं किए जाते हैं वो इसके अंदर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेड, यानी कि प्रपोज्ड डिविडेंड जो होता है वो बैलेंस शीट के किस हेड में शो किया जाता है, प्रोविजन में, रिजर्व एंड सरप्लस में, करंट लायबिलिटीज में, या फिर अदर लायबिलिटीज में। तो फ्रेंड्स प्रपोज्ड डिविडेंड, फ्रेंड्स नाम से ही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है प्रपोज कर रहे हैं किसी डिविडेंड को, तो यानी क्या है ये फ्यूचर के लिए है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोविजन में आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे आपने एक प्रोविजन बना के रखा है प्रपोज डिविडेंड का जो कि आपको फ्यूचर में पेड करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि जो फिक्स असेट्स और करंट असेट्स है वो हमारे किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज की जाती है, सेपरेट एंटिटी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी या फिर टाइम पीरियड। तो फ्रेंड्स फिक्स असेट्स जो है जो हमारी करंट असेट्स में कैटेगराइज की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती है। करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो हम लिक्विडेट कर सकते हैं हम 1 ईयर के अंदर, जबकि फिक्स असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कि हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। कंसिस्टेंसी यहाँ नहीं होगी। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, और सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस और जो ओनर है दोनों की सेपरेट एंटिटी है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। राइट आंसर होगा हमारा टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ बिजनेस ड्यू टू, यानी कि प्रोप्राइटर जो है कंपनी का वो ट्रीट किया जाता है क्रेडिटर की तरह बिजनेस में, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अभी फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट में ये बताया जाता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग हैं। बिजनेस का ओनर जो है वो बिजनेस के लिए एज अ क्रेडिटर शो किया जाएगा, यानी कि वो जो भी वहां पे लगा रहा है कंपनी में वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका वो सारा हिसाब किताब दे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोप्राइटर एज अ क्रेडिटर की तरह यूज किया जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी ओनर अपने बिजनेस से कोई भी सामान निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम एज अ ड्राइंग वहां शो करते हैं और उसको पेड आउट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। प्रॉफिट डज नॉट ऑल्टर कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट जो है कैपिटल को ऑल्टर या फिर चेंज नहीं करता है। कैपिटल कैन ओनली कम फ्रॉम प्रॉफिट, यानी कि कैपिटल सिर्फ हमारी उससे आती है प्रॉफिट से। प्रॉफिट रिड्यूसेस कैपिटल, यानी कि जो प्रॉफिट है हमारा वो हमारा रिड्यूस करता है कैपिटल को, या फिर प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज करता है कैपिटल को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन हमारा डी। प्रॉफिट जो है हमारा ये हमारा इंक्रीज करता है हमारी इसको प्रॉफिट को, कैपिटल को इंक्रीज करता है। सॉरी, प्रॉफिट ये हमारा यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा आपने देखा होगा जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और अगर हमारा नेट लॉस होता है वो हम कैपिटल से माइनस करते हैं। तो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल को इंक्रीज करता है, ना कि प्रॉफिट कभी रिड्यूस करेगा। हाँ, लॉस रिड्यूस करेगा कैपिटल को। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रायल बैलेंस, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेगा। इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑन द बुक्स, ये बुक्स पर बैलेंस की जो बुक्स का जो बैलेंस होता है उसकी एक लिस्ट है। इट इज अ स्पेशल अकाउंट, ये एक स्पेशल अकाउंट है। शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। या फिर शोज ऑल द एंट्रीज इन द बुक, यानी कि जो सभी एंट्रीज हैं बुक की ये बताता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस है ये कोई स्पेशल अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होता है, और ये फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता। फाइनेंशियल पोजीशन हमारा फाइनल अकाउंट बताता है, और ये बुक्स की एंट्रीज भी नहीं दिखाता, क्योंकि ये कोई लेजर या फिर जर्नल अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस एक हमारी लिस्ट है जो कि बुक का बैलेंस को दिखाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है हमारा वो कैलकुलेट किया जाता है किस में, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रायल बैलेंस है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ट्रेडिंग अकाउंट नेट प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह के बिजनेस में अप्लाई किया जाता है। सोल प्रोप्राइटर, कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप या फिर ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट है वो सभी में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। सोल प्रोप्राइटर में भी, कॉर्पोरेशन में भी एंड पार्टनरशिप में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम स्पैन इनटू विच द टोटल लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे कौन सा टाइम स्पैन है जिसके अंदर बिजनेस की टोटल लाइफ को डिवाइड कर दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने पे। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं फिस्कल ईयर, कैलेंडर ईयर,
अकाउंटिंग पीरियड और एक्रूअल पीरियड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें इसको डिवाइड किया जाता है वो होगा हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है जिस ईयर में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरेस्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल आर टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये किस तरह के अकाउंट हैं? पर्सनल अकाउंट, इंटरपर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, ये सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। ये भी बहुत सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कॉल्ड सेल्स, यानी कि इसमें से कौन सा हमारा सेल नहीं है? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑफिशियल फिक्चर्स सोल्ड, सेल्स ऑफ आइटम प्रीवियसली इंक्लूडेड इन परचेज, या फिर गुड सोल्ड फॉर कैश। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। किसी भी ऑफिस के फिक्चर्स को सोल्ड करना आपका सेल के अंदर पार्ट नहीं है, क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपने जो सेल किया है और वो डेली बेसिस पे नहीं हो रहा। सेल उसे बोलते हैं जो डेली बेसिस पे होती है। यहाँ पे आपने क्रेडिट पे सेल किया है, तो फ्रेंड्स क्रेडिट पे जो सेल किया है वो भी सेल के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये क्रेडिट है, ये कैश है। तो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, कोई भी परचेज जो प्रीवियस ईयर में आपने की थी, इस साल आपने बेचा है, ये भी आपका सेल में ही कंसिडर होता है। और जो गुड सोल्ड फॉर कैश है ये भी आपका कंसिडर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मटेरियल कॉन्सेप्ट टेल अबाउट, यानी कि जो मटेरियल कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या बताता है? डिस्क्लोजर ऑफ लॉस, यानी लॉस को डिस्क्लोज करता है। डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्क्लोज करता है। या फिर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इन्वेस्टर, यानी कि वो सभी इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। या फिर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मटेरियल कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें बताता है इन्फॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। मटेरियल कॉन्सेप्ट हमें बताता है वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जर्नली बेस्ड ऑन, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे जर्नली किस पे बेस्ड होते हैं? प्रैक्टिकेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे बेस्ड होते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी पे। ये हमारी सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा प्रैक्टिकेबिलिटी। जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे चीजें चल रही होती हैं उस पर बेस्ड होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारे रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स हैं डुअल एस्पेक्ट पे वो क्या कहे जाते हैं? डबल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। अब यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये भी आंसर इसका सिंपल है बहुत। आप शुरू से इन्हें पढ़ते आ रहे हैं कि जो डुअल एस्पेक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होते हैं। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स इज एग्जाम्पल फॉर, यानी कि कोई भी प्रॉफिट जो किसी एसेट्स की सेल से हमें मिला है वो किसका एग्जाम्पल है? रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, लॉस, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है हमारा कैपिटल प्रॉफिट का, क्योंकि किसी भी एसेट्स को सेल करने से हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो हमारे कैपिटल में इंक्लूड हो जाएगा। तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है और ये लॉन्ग टर्म तक हमारे बिजनेस को हेल्प करेगा। तो ये हमारा इसका जो आंसर है वो बी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।